अच्छा, मेनली मेरी कोशिश यही होगी कि हम जो ये करंट सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि जूम की मीटिंग जो है ये 40 मिनट्स तक चलेगी। वैसे एक्चुअली फिर आप उसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा भी लगा सकते हैं, वो चल जाती है। मगर 40 मिनट्स तक इसकी लिमिट होती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें थोड़ी सी एलिमेंट जो है वो क्रिप्टो की भी है, थोड़ी सी एलिमेंट जो है उसमें वो नॉन क्रिप्टो फिजिकल जो हम गोल्ड बेस्ड जो वकाला सिस्टम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बड़े अरसे से, अ, उसकी भी इसमें एलिमेंट है। वैसे पर्सनली मैं ये चाहूँगा कि आप दो जितने दो तो पकड़े गए तो दिन लगा। पर्सनली मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो हैं हम अगले सेशंस में ज़्यादा डीप डाइव क्रिप्टो के ऊपर भी करें, क्योंकि जब तक आप क्रिप्टो को प्रॉपरली समझेंगे नहीं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और ऑब्वियसली उसके नुकसान क्या हैं, और जो एक डिबेट चल रही है हमारे मुल्क में बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में कि आया बिटकॉइन को और क्रिप्टो को हम शरिया कॉम्प्लायंट डिक्लेयर करें या ना करें, वो बहुत अहम डिबेट है। उसमें बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, ऐसे हैं जिन्होंने उसको ओके भी किया है और ऐसे भी हैं जिन्होंने उसके ऊपर तनकीद की है। तो क्योंकि कुछ ऐसे स्कॉलर्स और उलमा भी हैं जिन्होंने उसको ओके किया है, अब वो वहाँ वो इस्लामिक बैंकिंग वाली बात आ जाती है कि जैसे हम गोल्ड दिनार वाले कहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग गलत है, और इस्लामिक बैंकिंग वाले कहते हैं कि हम ठीक हैं, ये बिल्कुल ही डिफरेंट बात करते हैं। तो क्रिप्टो के अंदर भी जो दो डिविजन्स हैं उनको हमने अच्छी तरह समझना है, और आपने फिर खुद अपने अ, तजर्बे और अपनी अकल और अपनी रिसर्च के मुताबिक जो है आपने उसको उसके ऊपर एक पोजीशन अडॉप्ट करनी है। हमें उससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम बहुत बुनियादी चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक ऐसी करेंसी है जो 100% गोल्ड बैक्ड हो। क्रिप्टो की उसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अलावा और कोई रोल नहीं है, जबकि जो बिटकॉइन है उनमें टेक्नोलॉजी के अलावा जो बिटकॉइन की अपनी हैसियत और जो उसकी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो शरिया में आया वो अलाउड है नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बहस है जिसमें मैं अभी हम नहीं पढ़ेंगे। मगर मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको स्टडी करें। अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपने आइंदा के सेशंस में उसमें डिटेल में डीप डाइव जा सकते हैं। मेरा जो पर्सनल मौक़िफ़ है वो तो ये है कि उसमें खैर ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि जो उसके मसाइल हैं, जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, लिहाजा उसको हम मकासद शरिया के एंगल से उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। मगर और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको पसंद फिलहाल नहीं करते। तो इसलिए शुरू में जब हमने ये सोचा था कि हम स्टेबल कॉइन स्टार्ट करें, तो मेरा ये ख्याल था कि हम इसमें बिटकॉइन को भी शामिल करेंगे। मगर फिर मैंने बात की, शेख इमरान हुसैन के भी फॉलोअर्स हैं उनसे भी बात की, उस्मान से भी बात हुई, सलमान से, और मैंने यही समझा फिलहाल कि हमें बेहतर यही होगा कि हम एक ऐसा बुनियाद से स्टार्ट करें जिसपे कोई एतराज़ कोई भी ना कर सके कि भाई इसमें ये खराबी है, ये इसमें कमी है, ये इसमें गैर इस्लामी या गैर शरई है। तो क्रिप्टो के जो कॉइन्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि उनकी क्योंकि वो वर्चुअल टोकन्स होते हैं, यानी ये सब लोग जानते हैं कि बिटकॉइन की कोई फिजिकल हैसियत नहीं है, वो सिर्फ एक डिजिटल लाइफ है उसकी। इसी तरह बाकी भी जो क्रिप्टो के टोकन्स हैं उनकी भी सिर्फ डिजिटल हैसियत होती है। तो ये बात हमसे पहले गोरे ने भी रियलाइज कर ली और सारी दुनिया में रियलाइज हो गई कि ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है इनकी प्राइस की, और इसमें लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और बिटकॉइन आज गिरा हुआ है कल चढ़ा हुआ है, तो इससे हमारा जो इससे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी जब वो गिरता है तो इन्वेस्टर ने खरीद लिया, और जब वो चढ़ा तो इन्वेस्टर ने बेच दिया। मगर ये कभी भी ट्रेड के लिए उस तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता जिस तरह हम
आम डॉलर को करते हैं, रुपए को करते हैं। तो बिल्कुल शुरू शुरू के जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स आए, यानी जब बिटकॉइन आया तो बिटकॉइन के बाद दूसरे फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स आए, फिर एथेरियम ने उसकी देखा देखी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, फिर और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आए। तो शुरू शुरू के दिनों में ही एक किस्म की, एक नौयत के प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट हुए उनको स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट कहा जाता था, क्योंकि जो बिटकॉइन है वो एक ऐसा कॉइन है जो अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है। तो स्टेबल का मतलब है कि वो फिक्स रहता है, यानी स्टेबिलिटी से जो वर्ड निकला है। तो स्टेबल कॉइन्स उन कॉइन्स को कहते हैं जो क्रिप्टो में अपनी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन उन चीज़ों की रखते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो सबसे मशहूर जो दुनिया में स्टेबल कॉइन्स हैं, वो ये जो नीचे मैंने 3-4 आइकॉन्स के साथ उनके नाम लिखे हैं, ये यूएसडी जो है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर को कहते हैं। तो यूएसडीटी टेदर एक कंपनी है, और उनका जो कॉइन है उन्होंने अपना टी लगा के साथ यूएसडीटी के नाम से कॉइन जो है वो स्टार्ट किया। फिर इसी तरह यूएसडीसी जो है, ये एक और कॉइन है। अभी जो बाइनेंस वाले हैं उन्होंने भी सोचा कि यार हम भी अपना कॉइन लॉन्च कर दें और स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दें, तो उन्होंने भी एक ऐसा टोकन जारी किया है जो पीछे से डॉलर के साथ पैक्ड है, और उसका नाम उन्होंने बाइनेंस यूएसडी रखा है, BUSD। तो ये सारे टोकन जो हैं, अगर आप इनको एक्सचेंज में खरीदते हैं तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इनकी वैल्यू डॉलर के साथ चेंज होती। अगर डॉलर 160 रुपीज़ का है तो आपको बाइनेंस पे यूएसडीटी जो है वो 170 का मिल जाएगा। अगर डॉलर गिर के दोबारा 155 का हो जाएगा तो जो बाइनेंस पे यूएसडीटी को बेच रहे हैं वो भी उसकी कीमत गिरा के आपको ओपन मार्केट में 165 का मिलना शुरू हो जाता है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये सोच रहे हैं कि जो फायदा है स्टेबल कॉइन का क्रिप्टो में वो ये है कि एक तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जो यूएस डॉलर के क्रिप्टो टोकन्स हैं उनको लोग एटलीस्ट क्रिप्टो की दुनिया में एक डॉलर ही की हैसियत देते हैं। मसलन आ, आप यूएसडीटी किसी को देंगे तो वो उसको, अगर $10 की चीज़ है तो हो सकता है अगर वो क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करता है तो वो 10 यूएसडीटी आपसे ले लेगा। तो ये तो हो गया स्टेबल कॉइन की बात। अब स्टेबल कॉइन्स जो हैं इनके अंदर भी 2-3 किस्में हैं, मगर जो प्राइमरी किस्म है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि स्टेबल कॉइन की कंपनीज कुछ ऐसी हैं जो 1-to-1 पैरिटी रखती हैं। जितने उन्होंने टोकन ब्लॉकचेन के ऊपर रिलीज किए हैं वो कहते हैं कि उतना ही डॉलर जो है फिजिकल फॉर्म में या बैंक अकाउंट में हमारे पास पीछे मौजूद है। फिर थर्ड पार्टी फर्म्स हैं जो उनका ऑडिट करती हैं, और वो अपनी ऑडिट की रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और सारी दुनिया को ये सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करते हैं कि हम वाकई उतने पैसे रखते हैं जितने हमारे पास पीछे पड़े हुए हैं। ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनके अलावा कुछ ऐसे स्टेबल कॉइन टोकन्स हैं, जैसे डाई है, एक टोकन है, उसके पीछे कोई कंपनी नहीं है, उसके पीछे बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं। और वो ये करता है कि उस टोकन की, फर्ज करें कि 100 डाई टोकन आपने लॉन्च कर दिए हैं, और आ, जो है उनकी वैल्यू जो है वो $100 होनी चाहिए। तो वो ये करते हैं कि वो आ, $50 के बिटकॉइन खरीद के रख लेंगे, $25 के एथेरियम खरीद के रख लेंगे, $25 के वो कोई और टोकन खरीद के रख लेंगे, और क्रिप्टो ही के डिफरेंट टोकन्स में इन्वेस्ट करके अपने जो बैकिंग एसेट्स हैं उनको वो 100 से ऊपर ले जाएंगे। और वो कहेंगे कि हम भी डॉलर बैक्ड हैं, मगर हमारा तरीका ये है कि अगर किसी ने 10 डाई हमें आके वापस किए और हमें कहा कि भी मुझे अपना डॉलर वापस चाहिए डाई के अलावा, तो वो जो उन्होंने बैकिंग में क्रिप्टो रखी हुई है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी, और उसके पैसे वो डाई के उसको वापस मिल जाएंगे। तो उस डाई का ये तरीका है कि वो बाकी एसेट्स को उससे बैक करते हैं। अब उसके अलावा कुछ ऐसे टोकन्स हैं
जो कि ऊपर मैंने जिनका नाम लिया है, ये पर्थ मिंट का टोकन है, टेदर गोल्ड का टोकन है, ये वही टेदर है जो यूएसडीटी को इशू करता है, गोल्ड कॉइन प्रोजेक्ट है। ये सब वो टोकन्स हैं जो कि कहते हैं कि हम 100% गोल्ड बैक। अगर हम एक क्रिप्टो का दिनार या दिरहम जो है वो जारी करेंगे, तो वो इस तरह का टोकन होगा जैसे पर्समेंट का गोल्ड टोकन है, कि जितने हम टोकन जारी कर रहे हैं उतना ही हमारे पीछे गोल्ड पड़ा हो। तो हम भी दिनार और दिरहम का एक रिजर्व बना के पीछे रखें और फ्रंट पे उसके जो है वो टोकन को जारी कर दें। मगर मसला ये पेश आया कि ये जो लोग थे, जब इन्होंने ये टोकन जारी किया तो इनका भी यही ख्याल था कि हमारे जो टोकन है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। मगर क्योंकि गोल्ड की वैल्यू भी चेंज होती है, लिहाजा लोगों ने उसको उस तरह अडॉप्ट नहीं किया। वही मसाइल अडॉप्शन में पेश आए जो हमारी गोल्ड दिनार मूवमेंट को पेश आए थे, कि लोगों ने उसको एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो है वो अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, मगर वो ट्रेडिंग के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए वो आम नहीं हो सका। अगेन उसमें जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है और लोगों के माइंड सेट हुए हुए होते हैं, उन्होंने जब कीमतों की असेसमेंट करनी है तो वो रुपए में करते हैं। आपको आदत हो जाती है, जो लोग अमेरिका भी जाते हैं तो वो पहले डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करते हैं, फिर सोचते हैं कि यार ये चीज़ कितने की बन रही है, क्योंकि आपका माइंड एक करेंसी के ऊपर सेट हो चुका होता है। उसको चेंज करने में टाइम लगता है। हम चाहेंगे ये कि आहिस्ता आहिस्ता लोग दिनार और दिरहम की सोच पे आ जाएं, मगर उसमें टाइम भी लगेगा। दिनार और दिरहम को बहुत कॉमन होने का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमने ये, यानी एक आइडिया है वो ये है कि लोगों को फोर्स करने की बजाय कि तुम सोने और चांदी ही में सोचो, जो असल बेनिफिट है सोने और चांदी का वो क्या है। हमने लोगों के माल की हिफाजत करनी है। जो ओवरऑल गोल्ड दिनार मूवमेंट का प्रोजेक्ट है वो क्या है, वो ये है कि गरीब आदमी ऑलरेडी बहुत गरीब है हमारे मुल्क में, और बहुत से सोशल मसाइल हैं, पॉलिटिकल मसाइल हैं, जिसकी वजह से नाइंसाफ़ी है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी अच्छी नहीं है। तो उनको भी हमें फिक्स करना है। मगर एक चीज़ जो हमें फिक्स करनी है वो ये फिक्स करनी है कि जो आदमी ऑलरेडी गरीब है, इतनी मेहनत से उसने थोड़े से पैसे कमाए हैं, वो महंगाई होती है और उसके वो पैसे जो हैं, जहाँ उसने 100 रुपये कमाए हैं, वो 60 रुपए की उसकी कुव्वत खरीद भी नहीं रहती। जैसे अभी हाल ही में हमारा रुपया जो है वो कहाँ 120 से 150 पे चला गया। तो मेन मकसद क्या है, अगेन जो मकासद शरिया है कि माल की हिफाजत उसमें एक मकसद है, और शरीयत के कवानीन जो है वो आपके माल की हिफाजत करते हैं, उसको डिवैल्यू नहीं होने देते, उसकी बाइंग पावर को इरोड नहीं होने देते। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर उसके हाथ में सोना और चांदी होगा तो हमने सुन्नत की पैरवी की, हमने शरई करेंसी को नाफिज किया, मगर उसका अल्टीमेटली गरीब आदमी को फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि सोने की कीमत बरकरार रही, चांदी की कीमत बरकरार हुई। जो उसको महंगाई गुर्बत में धकेल रही थी, उसने उसे बचा लिया। तो मेन मकसद है कि किसी न किसी तरह हमने किसी शरीयत के प्रिंसिपल को वायलेट किए बगैर वो बेनिफिट हमने उस आदमी तक पहुंचाना है। तो वो बेनिफिट जो है पहुंचाने का मुश्किल तरीका ये है कि एक पूरा इकोसिस्टम ऐसा जारी किया जाए जिसमें हर जगह दिनार और दिरहम एक्सेप्ट हो रहे हों, और वो आदमी भी दिनार और दिरहम ही में कीमतों का सोचे, और सब लोग दिनार और दिरहम को इस्तेमाल करें। वो हमारा एंड गोल तो है, मगर अभी आसान तरीका ये है कि उसका माइंड ऑलरेडी रुपए में सेट हो चुका है। हर आदमी रुपए को एक्सेप्ट करता है। तो वही कॉन्सेप्ट कि रुपए ही के पीछे हम गोल्ड रखते हैं, ताकि रुपया डिवैल्यू ना हो। आम रुपया तो डिवैल्यू होगा, स्टेट बैंक वाला रुपया डिवैल्यू होगा, मगर हमारा रुपया, जो हमारा रुपए का टोकन है, वो डिवैल्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हर चीज की कीमत बढ़ेगी तो हमारे रुपए की बाइंग पावर भी बढ़ जाएगी। उससे फिर हम ये करेंगे कि आज अगर फर्ज करें आपके पास अंदाजे के तौर पे सोना आज कितने का है, फर्ज करें, मुझे कीमत का अंदाजा नहीं, मगर बहुत आसान कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के लिए, लेट्स से कि एक
तोला सोना जो है वो 10 रुपए का है। 10 रुपए का तो नहीं है, मगर फर्ज करें 10 रुपए का है। अब इस आदमी ने हमसे 10 रुपए का टोकन खरीद लिया, उसके पीछे हमारे पास 10 रुपए के जितना एक तोला गोल्ड पड़ा हुआ है। वो गोल्ड हम पीछे कैसे रखेंगे? ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें जो रुपी स्टेबल कॉइन का रिजर्व है, उस रिजर्व में हमारे पास दो मेजर लेवल्स हैं। एक जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है वैल्यू टियर और लिक्विडिटी टियर। अभी आप वैल्यू टियर को फोकस करें। 100% वो जो 10 रुपया है उसकी वैल्यू पीछे से गोल्ड के अंदर होगी या सिल्वर के अंदर होगी। वो जो गोल्ड और सिल्वर है वो दो तरीके से होंगे। एक तो ये जो हमारा असल गोल है कि हमारे पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होगा, जहां हम दिनार और दिरहम जो हैं उनके रिजर्व्स रखेंगे। वो रिजर्व्स जिस आदमी को दिनार चाहिए वो ले ले आके हमसे, या फिर वो वहीं पड़े रहने दे। जैसे बैंक जो है वो आपके पैसे रखता है और आपको चेक बुक इशू कर देता है। तो हम चेक बुक नहीं दे रहे, हम टोकन दे रहे हैं जो फिजिकली उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेक बुक जो है वो देन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर हमारा जो है टोकन वो आइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो टोकन एक प्रॉमिस टू पे नहीं होगा, बल्कि वो एक्चुअल वेयर हाउस रिसीट होगी, एक ओनरशिप की रिसीट होगी। वो किसी ने आपको देना नहीं है, वो सोना आप ही का है। दूसरी तरफ ये होगा कि जो गोल्ड और सिल्वर जो आपके पास पड़े हुए हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे, ताकि उसका एक पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो कि जनाब सारा सोना कराची में पड़ा हुआ है और उधर हुकूमत ने आके उसको बंद कर दिया, या उसमें डकैती हो गई, या जो भी है मसला। तो फिजिकल गोल्ड के रिजर्व्स हमारे कुछ पिंडी में, कुछ लाहौर में, कुछ फैसलाबाद में, कुछ कराची में, इस तरह हमारा एक आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्क ग्रो होगा, जो फिजिकल गोल्ड लोग उसको वेरीफाई भी कर सकेंगे। बाद में जब हम ग्रो कर जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो ऑडिट वगैरह भी उसका कर लेंगे। क्या बात है जी, जूम वाले कह रहे हैं कि वी हैव रिमूव्ड द 40 मिनट टाइम लिमिट ऑन योर ग्रुप मीटिंग। चलें, बहुत अच्छी बात है। ये जब नेटवर्क बन जाएगा तो जितना हमारे पास सोना होगा उतना ही हम उसका टोकन इशू करेंगे, मगर क्योंकि अभी नेटवर्क नहीं है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ सिल्वर के दिरहम जो हैं वो शायद उस्मान भाई के पास पड़े हुए हैं, कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं। इस रिजर्व को हम अपने थोड़े से जो पैसा है उससे स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में और कॉइन्स, कुछ मलेशिया से, कुछ अमेरिका से, बाद में जो बातचीत चल रही है, पाकिस्तान मिंट से भी बात चल रही है, अगर वो प्राइवेटली हमें कॉइन इशू करते हैं। जब तक वो सिस्टम मैच्योर नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम ये करेंगे कि कुछ बड़े मेजर इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं जो वाकई गोल्ड बैक्ड हैं, और इसमें कोई ऐसे शक की बात नहीं है। ये तो कुरान पाक की भी एक आयत है कि जो नसरानी है, अहले किताब है, उनमें से कुछ ऐसे हैं कि अगर आप उनको सोना दें तो वो आपको वापस कर देंगे। तो कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इंटरनेशनल जिनको फिलहाल हम लेवरेज कर सकते हैं। वो ऑलरेडी अपना एक क्रिप्टो का टोकन इशू करते हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मसलन पर्थ मिंट गोल्ड टोकन को फुली वैलिडेट करती है कि पर्थ मिंट ने वाकई, पर्थ मिंट एक बहुत बड़ी मिंट है, उसका अपना सिक्का होता है, उसके ऊपर शायद कैंगरू बना हुआ होता है। उनके कॉइन्स जो हैं वो, या उनकी गोल्ड बार्स जो हैं वो फिजिकली उनके वॉल्ट में पड़ी हुई हैं। इसी तरह टेदर जो है वो भी फिजिकल गोल्ड जो है वो पीछे रखती है। तो दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देगा कि आपको अगर अपने रिजर्व्स को बढ़ाना है, फ़ौरन बढ़ाना है, तो बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें कि नए दिनार मिंट होके हमारे पास आएंगे तो फिर हम टोकन इशू करेंगे, आप ये दोनों सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। आप इमीडिएटली उसी गोल्ड के अगेंस्ट टोकन जारी कर सकते हैं और बाद में आहिस्ता आहिस्ता उस गोल्ड को दिनार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दो सिस्टम है जिसमें हमारे पास पीछे गोल्ड होगा और उसका हम टोकन इशू करेंगे। अब टोकन जो है वो 1 आउंस ऑफ गोल्ड या 1 दिरहम या आधा दिरहम उसको रिप्रेजेंट करने की बजाय वो आपके रुपये को रिप्रेजेंट करेगा।
यानी इतना गोल्ड जितना आपका 1 रुपया खरीद सकता है, थोड़ा सा, यानी 0.001 ग्राम जितना भी वो होता है। उससे ये फायदा होगा कि लोगों के जहन में इस टोकन की जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, रेस्टोरेंट में पेमेंट करनी है, कंप्यूटर खरीदना है, किसी को उधार वापस करना है, वो जो रुपए का सिलसिला बना हुआ है वो जारी रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। आप असल में सोना दे रहे होंगे मगर फ्रंट पे आप 1 रुपया दे रहे होंगे। तो आपने किसी को 100 रुपया दिया तो वो असल में आपने उसको 100 रुपये का सोना दिया, किसी ने आपको दिया तो वही सोना आपके पास वापस आ गया। वो जो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में ये टोकन सर्कुलेट कर रहा होगा, वो कम्युनिटी एज अ होल गोल्ड से बैक्ड होगी। तो जब बाकी सारी दुनिया का रुपया डिवैल्यू हो जाएगा तो इस कम्युनिटी का टोटल रुपया जो है वो अपनी प्राइस में ज्यादा हो जाएगा। जब वो ज्यादा हो जाएगा तो उसमें हम ये करेंगे कि एक पीरियड ऐसा बना लेंगे, या तो फी देकर वो अपना सोना निकलवा लेगा, या वो अपना रुपया मार्केट में बेच देगा, या हम ही उसके 10 रुपए के अगेंस्ट उसको मजीद टोकन इशू करेंगे। दोबारा वो टोकन 1 रुपए के साथ पैग हो जाएगा, और इस तरह जब महंगाई होगी तो आपका 100 रुपया ऑटोमेटिकली 112 रुपए का हो जाएगा। यानी 112 रुपए का हो नहीं जाएगा, वो 112 रुपए बन जाएगा, यानी आपके पास 12 एक्स्ट्रा टोकन आ जाएंगे। तो इस तरह का सिस्टम जो है वो उन टोकन्स को वैलिडेट करेगा। फिर जो इस पूरे सिस्टम की मैनेजमेंट है उसको हम कम्युनिटी ही के थ्रू रन करेंगे। स्टार्ट तो मैं खुद करूंगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको बीच में शामिल करेंगे। और डीएओ भी एक क्रिप्टो की टर्मिनोलॉजी है जिसको डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये भी क्रिप्टो ही की तरह की एक इनोवेशन है। बेसिकली जैसे आप कोई फाउंडेशन बनाते हैं या कोई कंपनी लॉन्च करते हैं, तो वो कंपनी क्या होती है? आप एक पेपर लेके उसके ऊपर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखते हैं। तो डीएओ के पीछे उस पेपर की जगह एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस टोकन के ओनर्स होते हैं। उनकी ओनरशिप आपके उस कंपनी के शेयर होल्डर होने को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और फिर क्रिप्टो ही की ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनमें जितने वो गवर्नेंस टोकन आपको इशू हुए होते हैं उनके ज़रिए आप वोट कर सकते हैं, और फिर आप ये डिटरमिन करते हैं कि कम्युनिटी की मेजॉरिटी क्या करना चाहती है, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल वो डिसीजन लेती है। जिस तरह प्राइवेट कंपनी की बोर्ड मीटिंग होती है और बोर्ड के अगर 6 मेंबर कहें कि इस तरह कर दो तो उस तरह हो जाता है। तो ये बिल्कुल वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा होती है, और इसमें रेजिलियंस भी ज़्यादा होती है। इसको कोई आके बैन नहीं कर सकता या ब्लॉक नहीं कर सकता। ये डीएओ जो है ये डिफरेंट चेन्स के ऊपर आपका टोकन लॉन्च करेगी। ये भी अब एक नया कॉन्सेप्ट है। क्रिप्टो की आम करेंसीज जो होती हैं वो 2 किस्म की होती हैं, एक को कॉइन कहते हैं और एक को टोकन कहते हैं। ये तो बहुत फंडामेंटल सी बात आपको शायद मालूम होगी। कॉइन होता है, जैसे बिटकॉइन एक कॉइन है, एथेरियम एक कॉइन है, सोलाना जो है वो एक कॉइन है। कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन होती है, अपना नेटवर्क होता है, जबकि टोकन जो होता है वो किसी और की ब्लॉकचेन के ऊपर अपना एक वर्चुअल कॉइन लॉन्च करने की कोशिश होती है। मसलन एथेरियम के अंदर आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो मसलन अगर मेकर का टोकन है तो वो एथेरियम के ऊपर एग्जिस्ट करता है। जो आपका यूनिस्वाप है वो एथेरियम के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो टोकन वो होता है जो एक ही ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च हो। तो हमारे जो टोकन होंगे वो मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के ऊपर लॉन्च होंगे, ताकि जो लोग एथेरियम को यूज कर रहे हैं वो एथेरियम के ऊपर भी 1000 रुपए के हमारे टोकन चल रहे हैं। जो लोग सोलाना को यूज कर रहे हैं, स्टैक्स जो है एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, बहुत ग्रोइंग प्रोजेक्ट है अभी। इसके फाउंडर भी हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, अमेरिका में होते हैं। तो ये भी बहुत रेजिलियंट प्रोजेक्ट है, बिटकॉइन के साथ अटैच्ड है, और बिटकॉइन ही की जो फाइनलिटी और ट्रांजैक्शन की
आप कह लें कि ऑथेंटिसिटी है, उसी को ये एक्सप्लॉइट करके अपनी चेन जो है उसको वैलिडेट करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट जो अ, आपकी चेन्स हैं उन सब के ऊपर हमारा टोकन चल रहा होगा, ताकि कोई आदमी ये ना कह सके कि जनाब आपका रुपया टोकन इस्तेमाल करने के लिए तो मुझे एथेरियम ही में जाना पड़ेगा, मैं अगर सोलाना में हूँ तो मैं उसी में काम कर लूँ। तो डिफरेंट ब्लॉक चेन्स के ऊपर हम होंगे, मगर जो सम है उन सारी ब्लॉक चेन्स के ऊपर वो उतना ही होगा जितना गोल्ड का है। तो अगर किसी ने एथेरियम यूजर ने अपना रुपए टोकन से सोलाना के यूजर को पेमेंट करनी है, तो उसके फिर थॉर चेन जो है, रून टोकन की तरह के और सॉल्यूशंस हैं जो क्रॉस चेन आपको पेमेंट करने देते हैं, या इधर से टोकन खत्म हो जाएगा और वहां आ जाएगा, पीछे सोना सेम रहेगा, यानी जो एथेरियम का टोकन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सोलाना का टोकन आपका आ जाएगा, उसके ज्यादा हो जाएंगे। तो टोटल टोकन सेम रहेंगे, टोटल सोना सेम रहेगा, खाली वो पेमेंट मैकेनिज्म, इसको आप यूं समझ लें कि जैसे अगर स्टेट बैंक जो है वो एक ब्लॉक चेन है जिसका मीज़ान बैंक पार्ट है, फैसल बैंक पार्ट है, और आपने अमेरिका में किसी को पेमेंट करनी है तो वहाँ वेल्स फार्गो है और चेज है और सिटी बैंक है, तो एक नेटवर्क से निकल के आपका पैसा दूसरे नेटवर्क में चला जाएगा, मगर पैसा जो है वो वहीं रहेगा, वो जब वहाँ गया है तो यहाँ से निकल गया है। तो इस तरह हमारी मल्टी चेन टोकन होगा, सारी चेन्स उसको एक्सेस कर सकेंगी। फिर जो एक ही चेन के दो यूजर्स हैं या क्रॉस चेन यूजर्स हैं, वो अपनी जो वॉलेट की एप्स हैं या मोबाइल एप्स हैं या डेस्कटॉप एप्स हैं जो क्रिप्टो के वॉलेट्स को मैनेज करती हैं, उनमें सेंड और रिसीव का फीचर भी होता है, उसके थ्रू आप उसकी पेमेंट कर सकेंगे। मोबाइल ऐप्स भी हैं, क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो उसके थ्रू आपकी पेमेंट जो है वो आगे चली जाएगी। और नीचे जो मैंने आखिरी बॉक्स बनाया वो यही है कि जब अल्टीमेट जो आपका मकसद है, जो बेनिफिट है, कि जब रुपया डिवैल्यू होगा और गोल्ड ऊपर चढ़ेगा तो फिर आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये तो एक गोल्ड कंप्लायंट सिस्टम है। मैं पर्सनली ये चाह रहा था कि हमारा जो गरीब आदमी है, जो एक किसी दीन के जज्बे के तहत या अपनी इस शऊर के तहत कि हमें ये अडॉप्ट करना चाहिए, अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा तो उसको हम जितना बेनिफिट दे सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। तो गोल्ड की कीमत आपको पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से सेम है, अब वो माशाल्लाह जब चढ़ेगी तो काफ़ी चढ़ेगी। एक उसका जो स्टाइल है वो यही है कि उसमें एक जंप आती है और फिर वो दोबारा एक नई प्राइस पे सेटल हो जाता है। मगर इसके साथ-साथ जो बिटकॉइन है, वो भी एक बहुत अच्छा एसेट है, मेरी पर्सनल नज़र में वो शरिया कंप्लायंट एसेट है। तो मैं ये चाह रहा था कि हम लोगों को बिटकॉइन का एक्सपोज़र भी थोड़ा-सा दें, यानी अगर आपका जो बैकिंग स्टोर है उसमें 100% गोल्ड होने की बजाय 60% गोल्ड और 40% उसमें बिटकॉइन हो, तो वो जो बिटकॉइन की प्राइस एप्रिसिएशन है, उसका भी बेनिफिट हम किसी तरह आम आदमी को दे सकें। बजाय इसके कि वो अपने पैसों को अपनी डेली सर्कुलेशन से, अपनी ज़रूरियात को पूरे करने से निकाल के साइड पे रख के इन्वेस्ट करे और वो बिटकॉइन के लिए खरीद के रख दे। हम उसको ये फैसिलिटी दें कि उसको बिटकॉइन का प्राइस एक्सपोज़र भी मिले, मगर उसके रोज़मर्रा के काम भी चलते रहें। मगर उलमा क्योंकि बिटकॉइन के फ़िलहाल ख़िलाफ़ है, मेरे ख़्याल में वो बैकफ़ायर कर जाएगा और अभी हम ये नहीं कर सकेंगे। मगर मेरा अपना जो अंदाज़ा है वो यही है कि आने वाले दिनों में जितनी बिटकॉइन की कीमत चढ़ेगी, वो हो सकता है गोल्ड से ज़्यादा चढ़े। तो मैं तो यही चाह रहा था कि हम बिटकॉइन भी उसको बैकिंग स्टोर में डालें, मगर वो हम बाद में, ये जो डीएओ ऑर्गेनाइजेशन है, ये जैसे-जैसे इसमें कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन आएगी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करेगी कि हमने इस प्रोजेक्ट को आगे किस तरह लेके चलना है। तो ये इसका ओवरऑल खाका है। इसमें फिर अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो क्रिप्टो के बारे में हैं, चाहे चाहे कोई जनरल क्वेश्चन है, तो इसके बारे में अब हम क्वेश्चन आंसर जो है वो कर लेते हैं। अच्छा भाई, इसमें जो गोल्ड बैकिंग वाला है कॉन्सेप्ट, और वो जो सिस्टम होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे डिफरेंट इनिशियली, और फिर जब एक्सपैंड होगा सिस्टम, उसको भी थोड़ा सा ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा आप, कि अच्छा, वो होल्डिंग किस तरह से होगी। बिल्कुल। अब जो गोल्ड बैकिंग है, उसमें हमने ये करना है
कि मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं, जो दिनार और दिरहम जो है, आपको मालूम होगा कि ये उधर मलेशिया और इंडोनेशिया में जब स्टार्ट हुआ तो कुछ तो ऑथेंटिक उसके प्रोजेक्ट्स थे। बहुत से ऐसे लोग जो एक दीन के जज्बे के तहत उसमें आए और उन्होंने उसको स्टार्ट किया। उसके बाद जब उन्होंने मेहनत की और उसको स्टार्ट किया, तो बाद में आम लोगों ने ये सोचा कि यार ये तो अच्छी चीज़ है, चल गई है। उन्होंने भी सिक्के बना बना के बेचना शुरू कर दिए, और एंड में सिचुएशन ये आ गई कि अगर आप अमेरिका में मौजूद हैं तो गोल्ड का जो कॉइन है उसके ऊपर लेट्स से कि 6% 7% प्रीमियम चल रहा है, क्योंकि जिस आदमी ने रॉ सोना लिया है या गोल्ड बार खरीदी है और फिर उसको उसने ढला के उसके सिक्के बनाए हैं, उसको स्टैम्प किया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऑब्वियसली वो मिडिल मैन जो है वो भी, उसका भी हक है कि वो उसके कुछ पैसे ले। मगर लोगों ने दिनार में 12% 16% जो है वो मार्जिन, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में 6% 7% इस तरह चल रहा था। तो उस पे लोगों ने इतराज भी किया कि यार ये तो दीन के नाम पे कह रहे हैं कि भाई दिनार खरीदो दिनार खरीदो, और फिर दिनार में एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना रहे हैं। हम क्यों ना दिनार की जगह अमेरिकन गवर्नमेंट का गोल्ड ईगल जो है वो खरीद लें, या गोल्ड बफलो जो है वो खरीद लें, हम चाइनीज पैंडा खरीद लें, वो सस्ते हैं और तुम्हारा दिनार जो है वो महंगा है। तो यहाँ हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक ये कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है उसने गोल्ड का रिजर्व भी रखा हुआ है, वो गोल्ड को एडमिनिस्ट्रेट भी कर रहा है, उसके पास कॉइन्स भी हैं। तो उस सारे काम में मेहनत तो लगती है, कॉइन बनाने में भी मेहनत लगती है, फिर उसका रिजर्व जो है उसको होल्ड करने में भी मेहनत लगती है, कोई आदमी अपना टाइम दे रहा है। तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें उसकी कॉम्पेंसेशन भी हो, मगर उस पर कोई एतराज़ ना कर सके कि ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन ले रहे हैं। तो मेरे जहन में जो मॉडल एक हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम एंड यूजर से कुछ भी ना लें। मसलन वो इस तरह कि हम उसको ये कह रहे हैं कि तुम अपने रुपए को गोल्ड पे लाओ, क्योंकि रुपया डिवैल्यू हो जाएगा। अब रुपया अगर 100 रुपए का है और कीमत बढ़ गई और वो 112 हो गई, तो वो जो 112 हुई है उसको तो 12 रुपए का फायदा हो गया। उस 12 रुपए के फायदे से 3 रुपए हम भी ले लें, उसको हम 109 रुपए का फायदा दें और 3 रुपए हमारा सिस्टम ले ले, ताकि सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कॉम्पेंसेशन भी हो सके, इसको सस्टेन भी किया जा सके। तो ऐसा एक फीस का स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें जब आदमी पहली दफा रुपया खरीदे तो हम उससे कोई फीस ऐसी कलेक्ट करें, क्योंकि हम उसे एक सर्विस दे रहे हैं। हम उसको अपने पैसे की हिफाजत की एक सर्विस दे रहे हैं, अपनी डिवैल्यूएशन के खिलाफ उसको एक हेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेगा। फिर हम आ, हमारे पास 3 4 डिफरेंट मॉडल्स हैं इसमें, इसको सस्टेन करने के लिए। एक ये है कि जो कॉइन बनेगा, जो दिनार बनेगा, वो खुद थोड़े से प्रॉफिट पे बिक जाए। उसके बाद जब वो टोकन खरीदें तो पहली दफा का टोकन खरीदना जो है वो अगर 100 रुपए का टोकन है तो वो 102 में खरीदे, जैसे बिड और आस्क प्राइस का स्प्रेड होता है, स्टॉक एक्सचेंज में होता है, ओपन मार्केट में होता है। तीसरा ये है कि अगर वो रिडीम करना चाहे तो वो एक बहुत सेंसिटिव और मुश्किल काम है। अगर किसी को पता चल जाए कि जनाब ये बंदा आज शाम को 6 बजे अपना सोना रिडीम करने आ रहा है, तो वो उसके ऊपर डाका भी पड़ सकता है, चोरी भी हो सकती है। तो इसी तरह जब आप बैंक जाते हैं, सारी दुनिया को पता है कि बैंक जो है उसमें लोग अक्सर पैसे ही लेके निकल रहे होते हैं, तो इसलिए बैंक के आगे जंगला भी लगा हुआ होता है, उसमें चौकीदार भी खड़ा होता है। तो वो हमें जो रिजर्व्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करना है, और उन रिजर्व्स को हमें रिडेम्पशन का अगर फीचर देना है तो उसको भी ऐसे मैनेज करना है कि उसमें कोई सिक्योरिटी का इशू ना हो। तो वहाँ भी हम रिडेम्पशन की फीस भी ले सकते हैं। मसलन अगर आपने अपना सोना निकलवाना है तो आसान तो यही है कि आप टोकन ही अपना ओपन मार्केट में बेच दें, ताकि हमें सोना ना निकालना पड़े। पर अगर आपको फिजिकल सोना निकालना है तो फिर उसकी भी एक फीस हो सकती है।
तो आप जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो इन रिजर्व्स को मैनेज करेंगे, उनको कंपनसेट करने के लिए गोल्ड दिनार की जो सेल है उसमें थोड़ा सा मार्जिन होगा, जो गोल्ड की रिडेम्पशन है, गोल्ड को फिजिकली लेना चाहता है, उसमें मार्जिन होगा, और जो टोकन की बाई और सेल है उसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन होगा कि जब भी वो टोकन खरीदेगा वन टाइम, जब एक दफ़ा उसका रुपया, फिजिकल रुपया या बैंक का रुपया टोकन में कन्वर्ट हो गया तो फिर तो वो आपस में ही एक्सचेंज होंगे। मगर पहली दफ़ा ऑन रैंप जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो का, कि वो फियाट करेंसी जो है उससे रैंप करके क्रिप्टो करेंसी में आ रहा है, तो वहाँ ऑन रैंप का भी हम उसके साथ जो है वो फीस ले सकते हैं। तो इस तरह जो हमारे हर शहर में मोतबर लोग होंगे उनको हम कॉम्पनसेट भी करेंगे कि वो अपने पास रिजर्व्स रखें, और जैसे जैसे ये टोकन बिकेगा उससे जो हमारे पास पैसा आएगा उससे हम मजीद दिनार और दिरहम खरीद के फिर, यानी इनिशियली हम लेट्स से कि 1 लाख रुपए का टोकन इशू करते हैं, 1 लाख रुपए का हमने गोल्ड जो है वो खरीद के रख लिया है, फिर जब वो 50,000 का बिकेगा तो बाकी 50,000 बिकता रहेगा, उस पहले 50,000 से हम मजीद सोना जो है वो मंगवा लेंगे और डिफरेंट जो हमारे सेंटर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरह रिजर्व्स भी ग्रो होते रहेंगे और टोकन की जो पेनिट्रेशन है मार्केट में वो भी ग्रो होती रहेगी। ये है। और कोई सवाल? सर जो भी आपने बताया इसका जो सिक्योरिटी पर्पस है उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, क्या आप कोई पॉलिसीज जिस तरह ये स्टेट लाइफ मुहैया करता है या फिर फीस वगैरह की, तो अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इवेंट होता है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरह हम इसको सिक्योर कर सकते हैं अगर हम कोई बैंक इसके साथ लेट ना करें, तो क्या हम अपना बैंक बनाने जा रहे हैं? ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। जो इसकी सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म मैं सोच रहा हूँ वो मैं 2 एंगल से सोच रहा हूँ। स्टार्ट तो हम ये प्रोजेक्ट कर लेंगे, मगर इसको स्टार्ट करने का मकसद जो है वो दुनिया को एक मॉडल दिखाना है कि भाई ये हो सकता है, मॉडल भी बन गया है, अब आओ और इसको ज्वाइन करो। जो लॉन्ग टर्म गोल है वो ये है कि हमारे पास जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसको ज्वाइन करें। मसलन आप शेख उमर वडिलो जो हैं उनको आप अप्रोच करें और आप कहें कि जनाब आप भी इसमें शामिल हो जाएं। शेख इमरान हुसैन से आप कहें कि जनाब आप भी इसमें शामिल हो जाएं। बाकी आ, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिन्होंने कभी भी किसी पॉइंट पे गोल्ड दिनार की बात की है, जैद आमिर साहब ने अपने प्रोग्राम में गोल्ड दिनार का जिक्र किया था, उनके फॉलोअर्स को आप कहें कि जनाब आप आ जाएं। उलमाए कराम, जमात इस्लामी, बाकी लोग क्रिप्टो के जो एंथुजियास्ट्स हैं जो इसको समझते हैं वो इसमें आ जाएं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। जब स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो फिर हम इस पोजीशन पे आएंगे कि हम इसका सिक्योर कोई सोल्यूशन निकाल सकें। फिलहाल तो हम ये कर सकते हैं कि जो फैसलाबाद का हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास जितने भी दिनार हैं वो नेशनल बैंक से वो जो क्या कहते हैं लॉकर ले ले और उस लॉकर में जाके वो रख दे, क्योंकि हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं कि सोने की हैंडलिंग कम से कम हो। अगर किसी को वाकई अपना सोना निकालना है तो इसका मतलब है कि या तो वो इस सिस्टम को ट्रस्ट नहीं कर रहा, वो उसको हमने इसीलिए तो रुपया दिया है कि वो रुपए को, इसीलिए तो हमने इस टोकन को दिनार और दिरहम बनाने की बजाय रुपए का टोकन बनाया है ताकि वो उसको पेमेंट कर सके। उसने आगे कहीं इस्तेमाल करना है तो वो टोकन ही इस्तेमाल कर ले। बहुत कम लोग ऐसे होने चाहिए जो आके कहें कि यार बस अब हमें सोना ही वापस कर दो। तो वो अगर हमें करना भी पड़ा तो उसका सिक्योरिटी फिलहाल ऐसी होगी कि हम एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को यूज़ कर लें। मसलन बैंक में से लॉकर ले लें, वो लड़का लॉकर में आपके साथ चला गया और वहीं आपने बैंक में उसको 2 दिरहम निकाल के दे दिए। जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे हो सकता है कि हम अपना स्टोरेज फैसिलिटी बना लें।
अब उसको मैं बैंक नहीं कहूँगा, बैंकिंग तो एक अलग कॉन्सेप्ट है और वो लीगल भी नहीं है, आप बैंक बना भी नहीं सकते जब तक स्टेट बैंक से लाइसेंस ना लें। हम जो हैं वो एक तरह से वेयर हाउस हैं, यानी स्टोरेज यूनिट है, हम स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सोना लोगों का है, उन्होंने हमारे पास रखा हुआ है, हम उसकी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में जितनी भी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें अपनी स्टोरेज फैसिलिटी में जाना पड़ता है, हो सकता है हमें फिर एक अपना छोटा सा बिल्डिंग बना के, कंपाउंड छोटा सा बना के उसके आगे वॉल्ट शॉट लगा के, अगर हम इतने ग्रो कर गए कि हम अपना एक वॉल्ट बना लें और वहाँ पे हम उसको सेव कर लें। मगर होना तो यही चाहिए कि हमारे मुल्क का, हमारी आवाम का जो पैसा है वो हमारे ही सिस्टम्स में कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए। तो अगर हम ग्रो कर गए तो हम अपने वॉल्ट बना लेंगे, और जब तक हम ग्रो नहीं करते, इतने सारे बैंक्स हैं जो ऑलरेडी लॉकर फैसिलिटीज देते हैं, तो हम उन लॉकर्स में जाके उनको रख लेंगे। और जहाँ तक आपने स्ट्रेट लाइफ की बात की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 100% गारंटी तो किसी की भी नहीं होती। हमारे जो रिजर्व के मैनेजर्स होंगे, हो सकता है उनमें कोई आगे चल के जब एक्सपैंड करें हम, तो अच्छे बुरे लोग हर तरह आए, कोई हमारा रिजर्व का मैनेजर ही हमारा सोना चोरी करके भाग जाए। तो वो जो प्रोटेक्शन है, उसी के लिए मैंने कहा है कि हम 120% बैकिंग देंगे रुपए को। तो किसी एक आदमी के हाथ में इतना सोना होगा ही नहीं कि वो पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सके, हम डिस्ट्रीब्यूटेड रखेंगे। और अगर कोई एक आध बीच में से चोरी करके चला जाता है, तो वो फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो फीस कलेक्ट कर रही है, जो मार्जिन हम दिनार के ऊपर ले रहे हैं, वो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। हो सकता है कि तकाफुल, वो जो क्या कहते हैं उसको, जो इस्लामिक इंश्योरेंस होती है, हो सकता है हम उस बेसिस पे इसको मजीद जब ग्रो करें और ऑर्गेनाइज करें तो कोई इंश्योरेंस का एलिमेंट भी बीच में डाल दें। यानी हमें ये सब करना चाहिए, और ये अच्छा सवाल है, मगर वो करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे। यानी इस सिस्टम को लोगों ने अडॉप्ट करना है। हम 12 बंदे जो इस वक्त मौजूद हैं, माशाल्लाह 14 हो गए, हम तो स्टार्ट लेंगे, मगर फिर इसको फैलाने के लिए हमें मुल्क से बाकी सब लोगों को बीच में शामिल करना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जब ग्रो होगा, तो ये वाली इंस्टीट्यूशंस, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी इंश्योरेंस, उसकी एश्योरेंस, वो सब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएंगी। मगर फिलहाल सिंपल सोल्यूशन ये है कि हमारे मेजर सिटीज़ के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव है, एक तो हम अच्छी तरह जिसको देखभाल के उसको सेलेक्ट करें, उसको ज़्यादा सोना ना दें, या एक ही शहर में 3-4 डिफरेंट बंदे रख लें, और वो आदमी जो है किसी बैंक का लॉकर लेके, उस लॉकर की थोड़ी सी फीस होती है सालाना, वो भी ये ऑर्गेनाइजेशन पे कर देगी। वो जो लॉकर के चक्कर लगाएगा, वो भी उसका टाइम हम उसको कॉम्पेंसेट कर देंगे, और वो हमारा एक एम्प्लॉय के तौर पे उस डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर ऑफ वैल्यू जो है उसको वो ओवरसी भी करेगा, मैनेज भी करेगा। हम ऑडिट भी करवा सकते हैं। हर मैनेजर जो है गोल्ड का, वो हर दूसरे महीने जाके अपने वॉल्ट की तस्वीर जो है वो पब्लिश करे उस दिन के अखबार के साथ, जैसे वो फिल्मों में होता है। यानी हम वैलिडेट करते रहेंगे कि सोना वाकई मौजूद है और ये इसमें कोई धोखा नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि ये टोकन है, सोना रखना जो है वो तो जुर्म नहीं है, ठीक है, और वही काम हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। बाकी टोकन की जो इनकॉर्पोरेशन है, वो हम रखेंगे पाकिस्तान से बाहर, ताकि ऐसी कोई आ, रुकावट ना आ सके। स्टेट बैंक कल को कहे कि यार ये तो पाकिस्तान के लॉ में अलाउड ही नहीं है, इसको बंद कर दें। मगर वो जिस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट बैंक कह रहा है कि इसको बंद कर दें, वो ऑर्गेनाइजेशन या तो पाकिस्तान से बाहर है, या फिर उसके पीछे डीएओ की तरह एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो किसको कहेंगे कि बंद कर दें। तो क्रिप्टो में आने का एक मकसद ये भी है कि क्रिप्टो ने हमारे लिए वो रास्ते बना दिए हैं जो कि पहले मौजूद नहीं थे। बहुत अरसे से आपको मालूम होगा कि गोल्ड दिनार मूवमेंट जो है जब अपनी पीक पर भी थी, जिसमें बहुत से लोगों का इंटरेस्ट था, एंथुजियाज्म था, पूरी दुनिया में जो मुसलमान थे वो इसको अडॉप्ट करना चाह रहे थे थोड़े थोड़े लेवल पे। उसमें एक मेजर हिंड्रेंस ये भी था
कि अगर इंडोनेशिया में कॉइन बन रहा है या मलेशिया में बन रहा है, तो जो यूके का मुसलमान है या साउथ अफ्रीका का मुसलमान है, वहाँ उसको पहुँचाएं कैसे? वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, वहाँ पे फिर टैक्सेशन, यूरोप वो कॉइन जाता था उसके ऊपर वो वैट लग जाता था। ये सारे जो फिजिकल मसाइल थे, और फिर अगर आप यूरोप के किसी भी मुल्क के अंदर बैठ के दिनार और दिरहम को एक्सचेंज करेंगे, तो वहाँ का कानून आपके ऊपर लागू होगा। वो आपको रोक सकते हैं कि भाई आपने क्यों दिनार बेचने की दुकान खोली हुई है। जैसे इंडोनेशिया में एक साहब को गिरफ्तार भी कर लिया गया, वो मेंटेन कर रहे थे। तो क्रिप्टो का फायदा ये है कि क्रिप्टो का कोई बॉर्डर नहीं है, क्रिप्टो की कोई स्टेट नहीं है। आप टोकन इस्तेमाल करेंगे तो कोई आपको लीगली भी नहीं रोक सकता टोकन इस्तेमाल करने से, क्योंकि अलाउड है, अनलेस कि हुकूमत पाकिस्तान पार्लियामेंट से कोई ऑर्डर जारी करे कि जी टोकन क्रिप्टो का इस्तेमाल करना मना है। स्टेट बैंक ने जो बिटकॉइन का ऑर्डर इशू किया था, वो भी बिटकॉइन को बैन करने का ऑर्डर नहीं था। वो सिर्फ ये ऑर्डर था कि स्टेट बैंक की ज्यूरिसडिक्शन क्या है, वो बैंकर टू द बैंक्स है, वो दूसरे बैंकों को मॉनिटर और ओवरसी करता है। उसने बैंकों को लेटर लिखा था कि तुम लोग जो हो वो बिटकॉइन से रिलेटेड बाइंग और सेलिंग के लिए अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर ना करो। यानी उसने पाकिस्तानी सिटीजन को स्टेट बैंक ये कहने की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं रखता कि तुम बिटकॉइन खरीदो या ना खरीदो, वो पार्लियामेंट कर सकती है। स्टेट बैंक ने सिर्फ अपने बैंकों को लेटर लिखा कि तुम बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन में शामिल ना होना, मैं इसको बैन कर रहा हूँ। तो वो भी एक आर्टिफिशियल बैन ही है। जब बैंक ही आपकी ट्रांजैक्शन को रोक देगा तो फिर आम आदमी क्या करेगा? बट द पॉइंट बीइंग के क्रिप्टो को रेगुलेट करना एक मुश्किल काम है। तो हम SECP का एक कमेटी बैठी हुई है जो सोच रही है कि हम इसको कैसे रेगुलेट करें, और माशाल्लाह वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीछे ना रह जाए, जैसे हम हर चीज़ में पीछे रह जाते हैं। तो अगर क्रिप्टो दुनिया में आ रही है तो पाकिस्तान भी इन लाइन रहे, इंडिया भी अलाउ कर रहा है, बाकी मुल्क भी कर रहे हैं। तो जो कुछ हमने इंटरनेट के साथ किया और जो कुछ हमने पहले किया, वो कहानी हम रिपीट ना करें। तो उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान भी फेवरेबल लॉज बनाएगा क्रिप्टो को रेगुलेट करने के। मगर फिलहाल हमें फ़ायदा ये है कि क्योंकि कोई कानून एग्जिस्ट नहीं करता, कोई कानून इसको प्रोहिबिट भी नहीं करता, यानी कोई कानून इसको रोक भी नहीं रहा। तो अगर रोकने की कोशिश भी करेगा तो रोक पाएगा नहीं, क्योंकि ये तो चेन के ऊपर है, मोबाइल फ़ोन में पड़ा हुआ है। अनलेस कि गवर्नमेंट कोई लॉ पास करे कि मोबाइल फ़ोन के अंदर ये वाला वॉलेट ऐप इंस्टॉल करना बैन है, उस वक्त तक हम आराम से इसको पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं। तो मॉडल क्रिप्टो का ऐसा है कि ये बॉर्डर्स के बगैर हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। तो ये भी इस टेक्नोलॉजी में जाने का एक फ़ायदा है कि गोल्ड को क्रिप्टो में लाने का, कि हम उसको आराम से इस्तेमाल कर सकें। तो और कोई सवाल है तो कर लेते हैं, नहीं तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं फिर मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी हमने आगे जाके ये करना है कि हम ये दोनों काम इकट्ठे स्टार्ट करेंगे। कुछ हम रिजर्व्स स्टार्ट करेंगे और उन रिजर्व्स के अगेंस्ट हम टोकन इशू करेंगे। टोकन का दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपको पता है कि रिजर्व कितने हैं, यानी वो तो फिजिकल वैलिडेशन है। जैसे मैंने कहा कि हम अनाउंस करेंगे और फिर उनकी तस्वीरें लेके पब्लिश कर देंगे कि जनाब इस डेट को फैसलाबाद में इतना गोल्ड है, लाहौर में इतना गोल्ड है। जो फिजिकल जो है उसका हम एक तरह से सेल्फ डिस्क्लोज्ड ऑडिट हम कर देंगे। मगर उसके अलावा जो बाकी सारे रिसोर्सेज हैं, पर्थ मिंट के कितने टोकन है आपके पास, टेदर के कितने टोकन है, आपने अपना रुपी टोकन सोलाना पे कितना लॉन्च किया हुआ है, एथेरियम पे कितना लॉन्च किया हुआ है। एक और खूबसूरती क्रिप्टो की ये है कि इसमें किसी को कभी कोई शक नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन अपना सारा डाटा ओपन रखती है। कोई भी आदमी ऑनलाइन जाके ये चीज़ वैलिडेट कर सकता है कि ये कह तो रहे हैं कि हमने लाख रुपए का सोना रखा हुआ है, इन्होंने तस्वीरें भी पब्लिश की हैं कि लाख रुपए का सोना है, मगर टोकन इन्होंने 1.5 लाख के जारी किए हुए हैं। कोई आदमी किसी भी वक्त ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के ऊपर जाके, ओपन वेबसाइट्स हैं, वहां से वैलिडेट कर सकता है कि रुपी टोकन टोटल इस वक्त कितना सर्कुलेट हो रहा है। तो ये बहुत से फायदे हैं क्रिप्टो के जो आहिस्ता आहिस्ता हमें मालूम होंगे, कि जिनसे एश्योरेंस भी आती है लोगों को। अगर हम
जो इसको मैनेज करने वाले हैं वो 2 नंबरी करें और हम ज़्यादा टोकन बेच दें, तो फॉरेन ब्लॉकचेन के ऊपर आपको पता लग जाएगा कि टोकन की वैल्यू इंक्रीज होगी। सोलाना वाले खुद आपको बता देंगे कि मेरे अंदर रुपी स्टेबल कॉइन इतना है। स्टैक्स वाला आपको बता देगा कि मेरे अंदर रुपी स्टेबल कॉइन इतना है। तो यहाँ एक बड़ी अच्छी चेक एंड बैलेंस जो है वो ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी की वजह से इसमें मौजूद है। तो 2 हमने स्टेप नेक्स्ट करने हैं। एक ये कि हम 1-2 ब्लॉकचेन्स के ऊपर थोड़ा-थोड़ा अपना टोकन लॉन्च करेंगे और वो टोकन फिर जो है हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उन्हीं टोकन्स के अगेंस्ट जो गोल्ड है वो भी हम जितना अभी हमारे पास दीनार और दिरहम वगैरह मौजूद हैं, थोड़ा सा हम क्रिप्टो में जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो खरीद के, तो सिस्टम की एक इनिशियल वैल्यू के साथ हम इसको स्टार्ट कर देंगे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद आपको एजुकेट करेंगे कि पेमेंट ऐप आप कौन सी यूज़ कर सकते हैं और वॉलेट जो है वो कौन सा इस्तेमाल करें और इस तरह उसको मैनेज करने का तरीका। जी। तो ओवरऑल क्या तासुर है, यानी आपके ख्याल में ये चल सकता है या इसमें क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो सकती है या कैसे इसको हम फ़ाल बना सकते हैं? अब आपके बोलने का टाइम। सर वैसे देखा जाए तो आम आदमी जो है वो जो करेंसी का मामला है ना, जी, जी। जो इकॉनमी सिस्टम का मामला है, उससे जान ही इसीलिए छुड़ाता है। और ये जो हमारा बिना बिना मूवमेंट अगर किसी जगह पर बैक जा रही है तो वो यही वजह है कि, और ये जो सिस्टम है ना सारा, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक आम आदमी बहुत मुश्किल से समझता है। ठीक है, आम आदमी को तो हम ये सारी डिटेल्स बताएंगे ही नहीं, उसको तो तो सिर्फ ये वो ये पता जस्ट होगा कहता है कि ये मोबाइल कि ऐप इंस्टॉल करनी है और ये इसके ऊपर मेरे रुपए लिखे हुए आ रहे हैं कि मेरे पास कितने हैं, बस। ठीक है, आपकी बात सही है, आप कंप्लीट कर लें। वो एक्चुअली जान छुड़ाने की कोशिश करता है। तो बेशक अगर हम उससे इस चीज़ का फ़ायदा बता दें तो वो, देखें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं कि यार अच्छा अगर आप ऐसे कर रहे हो तो फर्ज करें अगर कॉइन मंगवाना है, यार ये जो होता है आप प्रिंट करते हैं इसको कॉइन बनाते हैं, उसकी जो सारी चीज़ें आती हैं लागत वगैरह, तो वो जब उस पर बात आ जाएगी तो वो उससे थोड़ा एक स्टेप वाकई पीछे हट जाएगा जिस तरह आपने बताया। तो उसका ये है कि हमारे पास कोई 2-3 और सोल्यूशन होने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कम हम जो है लागत लगा के इस चीज़ को आगे बढ़ोतरी कर सकें इस चीज़ की। देखिए। और सेकेंडली कि एक जो क्रिप्टो है जिस तरह बिटकॉइन है, ये अभी जो जितना एक सिनेरियो जा रहा है एक क्रिप्टो करेंसी के वाले से, तो वो तो एक सिंपल अभी ये हमारे पास एक क्रिप्टो करेंसी का ही एक टोकन है फर्ज करें। तो इसको फेमस करने के लिए यहाँ आगे लेके जाने के लिए जिस तरह अभी ये बिटकॉइन तो काफ़ी चला गया और अभी तो काफ़ी सारी है, तो हमें प्रॉपर एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसको लेके आगे चले ताकि आम आदमी को साथ साथ ये बताएं भी कि ये चीज़ है इन सिंपल वे, ताकि वो समझे और फिर इस पर अपना जो है वो उसे खरीदे भी। अदरवाइज अगर उसे ना बताया जाएगा तो वो मे भी एक स्टेप बैकवर्ड कर ले कि यार और करेंसीज काफ़ी हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है इस पर ही करने की। बेशक अगर बिल्कुल आप सही है, बता दें कि यार ठीक है ये गोल्ड पर है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह आपने बताया गोल्ड पर तो ऑलरेडी कुछ पहले भी चल रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यही वो मसाइल हैं जिनको हमें ओवरकम करना है। असल में 2-3 चीज़ें इसमें मैं फ्यूचर में देख रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि जैसे-जैसे क्रिप्टो दुनिया में फैल रही है, लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा आ रही है। पाकिस्तान में अनपढ़ सा आदमी भी है, मगर उसको भी पता है कि यार ये बाइनेंस में बिटकॉइन खरीद के मैं पैसे कमा सकता हूँ, वो भी थोड़ी सी ट्रेडिंग कर रहा है। तो क्रिप्टो की अवेयरनेस एक तो फैल रही है और दूसरा यंगर जनरेशन में आ रही है। तो इस प्रोजेक्ट के अलावा ओवरऑल जो दुनिया में एक सेंटिमेंट चल रहा है, लोग कहते हैं कि जी
क्रिप्टो जो है इट इज द फ्यूचर। वो तो खैर अपने बिटकॉइन और इथेरियम और उनके एंगल से कहते हैं, मगर इस सेंस में हम बिल्कुल उनसे एग्री करेंगे कि एज अ टेक्नोलॉजी जिस तरह इंटरनेट आया तो थोड़े से लोगों के पास मॉडेम होते थे और उन्होंने वो पीटीसीएल से कनेक्शन लिए होते थे, उनको पता था कि ईमेल क्या होती है, उनको पता था वेबसाइटें क्या होती हैं, बाकी दुनिया को नहीं पता थी। वो इंटरनेट ऐसा फैला कि आज हर फोन में इंटरनेट है। तो क्रिप्टो जो है इसने आगे जाके हर जगह आना है, इसने हर फोन में जाना है, हर बच्चे बच्चे को गांव के अंदर भी पता होगा जिस तरह उसको मोबाइल का पता है। ठीक है, वो उसके पास क्या कहते हैं, खाने के पैसे नहीं है मगर उसने एक छोटा सा मोबाइल अपने हाथ में रखा हुआ है, उस पर व्हाट्सएप चल रहा है। ठीक है, इस तरह क्रिप्टो हर जगह जाएगी। जब ये हर जगह जाएगी तो बाकी तमाम टोकन जो क्रिप्टो के हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, वो इन्वेस्टमेंट के टोकन्स हैं। अब आप आज से पहले की जो क्रिप्टो की ग्रोथ है उसको देख लें। मैंने यही आपको बताया कि जहां बिटकॉइन मशहूर हुआ है, जहां एथेरियम मशहूर हुआ है, वहां यूएसडीटी भी मशहूर हुआ है। यूएसडीटी का अपना रोल है, यूएसडीटी का किसी को कोई फायदा नहीं है, वो तो हमेशा डॉलर के साथ पैक्ड रहता है। पाकिस्तान में बैठ के हम यूएसडीटी को भी एज एन इन्वेस्टमेंट लेते हैं क्योंकि रुपया हमारा डॉलर के अगेंस्ट गिर जाता है, मगर बाहर के मुल्कों में, अमेरिका के अंदर डॉलर तो डॉलर है, उस वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, डॉलर की कीमत वहां तो नहीं चढ़ती, वो तो डॉलर ही रहता है। वहां वो यूएसडीटी क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ये एक्सचेंज का टोकन बन जाता है। जब आपने बिटकॉइन बेचा तो डॉलर लिया, दोबारा खरीदा तो डॉलर से खरीदा। तो हम जो हैं, अनलेस के पाकिस्तान में कोई और रुपए का प्रोजेक्ट आए, ये प्रोजेक्ट जरूर चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि जब भी क्रिप्टो किसी सोसाइटी में पेनिट्रेट करेगी उसको अपना स्टेबल कॉइन की जरूरत पड़ेगी। या तो वो स्टेट बैंक लॉन्च करेगा, या वो वकार जका साहब लॉन्च करेंगे, या कोई और उसको लॉन्च करेगा, या हम लॉन्च करेंगे। रुपी स्टेबल कॉइन के अलावा क्रिप्टो आम नहीं हो सकती। तो हम इस मौके को यूज करना चाह रहे हैं कि ऐसे ही कोई और बंदा रेगुलर रुपए वाला स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दे, हम क्यों ना अपने गोल्ड के सिस्टम को भी उसके साथ मुतारिफ करा दें, ताकि दो तीर जो हैं वो एक तीर से दो शिकार हो जाए। तो ये रुपी फेसिंग जो इसका एंगल है वो हमें एडॉप्शन में एडवांटेज देगा। ऑब्वियसली लोग इसको समझते नहीं है। दूसरा काम जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें लोगों को एजुकेशन देनी है। ये तो एक जनरल रूल है, यानी हम लोग दीन के मामले में भी बहुत पीछे रह गए हैं। हम खुद कुरान पाक को पढ़ने की बजाय, खुद अपना इल्म हासिल करने की बजाय हम कहते हैं जी आलिम से पूछ लेते हैं, वो जो कहता है वो कर लेंगे, और वो आलिम जो है आपको इस्लामिक बैंकिंग की तरफ ले जाते हैं। तो हमारा जो पुरानी सोसाइटी थी, अब वो आपको पता है उसके पीछे पूरी हिस्ट्री है जी। गोरे ने हमारी फारसी चेंज कर दी और हमें एक दिन में अनपढ़ कर दिया, और वरना तो हम बड़े पढ़े लिखे लोग थे। मगर मकसद ये है कि इल्म का और नॉलेज का और अवेयरनेस का कोई नेमल बदल नहीं है। हमने हर आदमी को ये समझाना है कि रुपया कैसे काम करता है, क्रिप्टो कैसे काम करती है, दिनार क्या चीज़ होती है। आगे उसकी मर्जी है वो उसको अडॉप्ट करे या ना करे, मगर जब वो समझ लेगा तो फिर तो ज़रूर अडॉप्ट करेगा। हमारा असल मकसद जो है वो एजुकेशन है, असल असल हिंड्रेंस एजुकेशन है। अगर हम समझा देंगे लोगों को कि वो क्या रहा है दुनिया में और तुम्हारे साथ किस तरह रुपए से खेला जा रहा है, तो वो तो कहेंगे यार ये तो नेकी है कि हम रुपए को छोड़ें और कुछ और जो है वो बिटकॉइन लें, कोई गोल्ड लें, कहीं और जाएं। तो मैं तो इसको जिहाद कहता हूँ कि आप अगर बिटकॉइन भी खरीद रहे हैं तो ये भी जिहाद है, आप गोल्ड दिनार खरीद रहे हैं ये भी जिहाद है, क्योंकि आप एक बुरे सिस्टम को अमली तौर पर तर्क कर रहे हैं। तो ये तो हमारा फर्ज है। मगर बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इसमें बहुत से हिंड्रेंस हैं। ना ये लोगों को समझ आना है, ना उन्होंने डरते रहना है कि यार कहीं करेंसी का मामला है, हुकूमत ना बीच में पड़ जाए, तो वो उस के अगेंस्ट में जाना ही जाना है। मगर वो तो ऐसी प्रॉब्लम है जो हम दिनार मूवमेंट में ऑलरेडी 15-20 साल से फेस कर रहे हैं। वो दिनार भी तो हमारा इसी वजह से नहीं चल रहा ना कि लोगों को ये मसाइल हैं। तो एटलीस्ट एक चीज हमने थोड़ी सी आसान कर दी है लोगों के लिए कि चलो यार तुम्हें दिनार नहीं समझ आता तो चलो हम रुपया डाल देते हैं बीच में, अब तो तुम्हें समझ आ जाएगा।
तो एक एक छोटा सा बेनिफिट हमें हो जाएगा, वरना तो वो सारे मसाइल जो आपने निशानदेही की है वो बिल्कुल असल मसाइल हैं, वो तो मौजूद हैं, उनको तो फिर हमने उनके साथ ही चलना है बिल्कुल। मगर हम कोशिश कर रहे हैं, देखें कि ये कोशिश जो है लोगों को समझ आती है, अल्टीमेटली तो आएगी, क्योंकि शऊर जैसे जैसे बढ़ रहा है लोग इसको अडॉप्ट जरूर करेंगे, या एटलीस्ट ये हो जाएगा कि गवर्नमेंट हमसे इतनी थ्रेटन होगी कि गवर्नमेंट कहेगी यार तुम लोग रहने दो, तुम्हें मैं बैन करता हूँ, मैं गोल्ड लॉन्च कर देता हूँ। यानी हम तो चाहते हैं कि ये सिस्टम चल जाए, चाहे वो हम चलाएं चाहे हुकूमत चलाएं। जी। असल में मैं इस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि हमारी जो ओवरऑल जो क्रिप्टो की अवेयरनेस भी जब लोगों में बढ़ेगी ना, तो फिर भी लोगों को ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाए, उसकी काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेट की तरह अब ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ हमारा होगा। हर आदमी का अपना एक वॉलेट होगा, हर आदमी के पास एक ऐप होगी, तो जिस तरह व्हाट्सएप हर बंदे ने डाला हुआ है, आइंदा के दौर में क्रिप्टो का वॉलेट भी हर आदमी के पास होगा। ठीक है, चलें फिर आज का सेशन जो है वो कंक्लूड करते हैं, और जो एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह हम मेजर सिटीज़ में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन बनना चाहेंगे, उनको हम फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करते हैं। और नेक्स्ट फिर आप लोग व्हाट्सएप पे फिर डिस्कशन रहेगी, नेक्स्ट जो टॉपिक या जो चीज़ डिस्कस करनी होगी वो दोबारा फिर हम कुछ अरसे बाद मिलेंगे, और मज़ीद उस वक्त तक शायद रिजर्व खड़ा हो चुका हो, उस वक्त से टोकन लॉन्च हो चुका हो, तो उसके बाद फिर इसको मज़ीद आगे जो है वो लेके चलेंगे। चलें, थैंक यू जी सेशन। ओके जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। Uh,